दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। मैं आपका अपना सिंह करूर सर और मेरा यूट्यूब चैनल सिंह करूर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th यानी कक्षा 10 का बायोलॉजी लेकर आए हैं, जीव विज्ञान लेकर आए हैं और जिसके अंतर्गत हमारा जो नया टॉपिक आज का है, जीवों में जनन कैसे होता है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीवों में जनन कैसे होता है, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है, अध्ययन करना है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये जो पृथ्वी है या ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति लगभग करोड़ वर्ष पहले हो गई थी। यानी ये पृथ्वी का निर्माण जो उत्पत्ति हुई थी लगभग करोड़ वर्ष पहले हुई थी और इस पृथ्वी पर धीरे धीरे नए नए जीवों की उत्पत्ति हुई और उनका अस्तित्व बना हुआ है। तो ये जो अस्तित्व बनने का जो कारण है, यह मुख्य रूप से उनमें जो जनन क्षमता के कारण होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव में अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है और इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जनन कह सकते हैं। तो यानी कि देखिए, जब एक शिशु है जन्म लिया, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ। जब मैच्योर होता है तो उनमें एक जनन आर्गन यानी कि जननांग विकसित होते हैं और उन जननांगों के द्वारा ही प्रत्येक जीव अपने जैसे क्या करता है, संतान उत्पन्न करता है और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जनन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीवों द्वारा अपने समान लिख सकते हैं, जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं इस क्रिया को जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन। यानी हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक बच्चों, तो हमने कहा कि जो प्रत्येक जीव होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि उनमें एक विशेष क्षमता होती है और उसी के द्वारा क्या करते हैं, उसी क्षमता के द्वारा यह जनन क्रिया करते हैं, यानी कि संतान उत्पन्न करते हैं और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो जनन द्वारा हम कह सकते हैं कि सभी जीव का क्या होता है कि जनन द्वारा ही अब सभी जीवधारियों में क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट यानी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल, यानी हम कह सकते हैं आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। यानी कि आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आनुवंशिक पदार्थ, यानी कि जेनेटिक मटेरियल। अब जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, हम कह सकते हैं कि या डीएनए कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? डीएनए कहते हैं। लेकिन देखिए, अब कि यहाँ पे जो होता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी में जो क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र यानी कि हम इसे कह सकते हैं क्रोमोसोम। अरे भाई अच्छे से लिखिए, अच्छा आराम से लिखते हैं, क्रोमोसोम। ठीक। तो जो क्रोमोसोम होता है ना, गुणसूत्र है, यह मुख्यतः किससे बना होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। किससे बना होता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो डीएनए होता है ना, यह प्रत्येक जीवधारी का आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है और यह आनुवंशिक पदार्थ जो होता है गुणसूत्र के माध्यम ही सभी जीवधारियों में हस्तांतरित होता है। यानी कि पिता से पुत्र में, पुत्र से उसके पुत्र में, उसके पुत्र से उसके पुत्र में, मतलब यह है पीढ़ी दर पीढ़ी सभी जीवों में यानी सभी संतानों में स्थानांतरित होता रहता है। तो इस डीएनए में जो होता है एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, एक इम्पॉर्टेंट पदार्थ, जिसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जीन। तो
तो जीन ही क्या करता है कि प्रत्येक जीवधारी के जो लक्षण होते हैं ना, लक्षण यानी कि जो सिम्टम, इसे पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का कार्य करते हैं। मतलब यह जो हमारे शरीर में कौन सा ऑर्गन कैसा होगा, किस प्रकार बनेगा, यह जो चीज़ें जो होता है जीन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? जीन पर। और जीन किस पे पाए जाते हैं? डीएनए में पाए जाते हैं। तो डीएनए जो होता है, हमने कहा ये हमारे शरीर का हमारे जनन अंग का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, ये पदार्थ होता है जिसे हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। और यही पदार्थ क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। ठीक, तो जीन होता है ना, यही निर्भर करता है कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि हमारे आँखें कैसी काली होगी, भूरी होगी, नीली होगी, हम गोरे होंगे, काले होंगे, हमारा हाथ कितना लंबा होगा, हम कितने लंबे होंगे, हम नाटे होंगे कि बौने होंगे। मतलब ये सब चीज़ें क्या होता है कि सब किस पर डिपेंड करता है? जीन पर डिपेंड करता है। जीन ही का हर चीज़ पर, हर चीज़ के लिए निर्भर होता है। जैसे सपोज दैट अगर हमने बता दिया कि जैसे कि नर है और मादा है, ठीक, जब नर और मादा है तो बच्चों देखिए जो एक नर एक मादा है, जब इनमें जनन क्रिया होती है ना, तो मान लीजिए जैसे नर की आंखें जो होती है, आंखें काली हो और मादा की जो आंखें हो कैसी हो? भूरी हो। ठीक, अब ऐसा तो है कि मतलब अगर जो संतान उत्पन्न होगा, अब उसमें जो दो आंखें होती है, जैसे हमारे पास दो आंखें हैं, तो एक आंखें काली हो जाए, एक आंखें भूरी हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं कि होगा, नहीं होगा ऐसा। तो इसमें से जो भी जाता है एक ही लक्षण जाता है। तो जो आने वाली जो संतान होगी ना, इसमें से एक ही लक्षण होगा, या तो भूरी आंखों वाला संतान होगा या तो काली आंखों वाला होगा। तो ये जो आंखों वाला ये जो लक्षण होगा ना, यह जाने का जो प्रक्रिया होता है किसके द्वारा होता है? ये जीन निर्भर करता है, जीन पर निर्भर करता है। और ठीक है, ये जीन पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर जो भी वेरिएशन हो, जो भी परिवर्तन हो, वो किसके द्वारा होता है? जीन पर निर्भर करता है। तो ये कह रहे हैं कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है यह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता रहता है। और इसी कारण क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर लैंगिक जनन क्रिया द्वारा हो रहा है, ये लैंगिक जनन द्वारा अगर शिशु उत्पन्न हो रहा है तो उसमें वेरिएशन होगा, अगर अलैंगिक जनन द्वारा ये शिशु उत्पन्न होता है उसमें वेरिएशन नहीं होगा। तो हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीवों द्वारा अपने संतान उत्पन्न करने की करते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? हम जनन कहते हैं। उत्पन्न करने की क्रिया को करते हैं, उत्पन्न करने की क्रिया को, जीवों द्वारा अपने संतान उत्पन्न करने की क्रिया को हम जनन कहते हैं। तो सभी जीवधारियों में जो जनन क्रिया होता है वो मतलब जनन क्रिया जो होता है दो प्रकार से होते हैं। जनन दो प्रकार से होते हैं, हम लिख सकते हैं जनन दो प्रकार से होते हैं, या जनन की दो विधियां होती हैं। जनन की, अरे क्या लिख रहा भाई, दो विधियां होती हैं। ठीक, तो जनन की कितनी विधियां होती हैं? दो विधियां होती हैं। नंबर एक होता है अलैंगिक जनन, इसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जो प्रक्रिया होती है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन, यानी इसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो यानी कि जनन की दो विधियां होती हैं, एक होती है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम बात करेंगे, जो हमारा जो टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे वो होगा अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की अगर हम बात करते हैं, देखिए अलैंगिक जनन के लिए केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है।
इसमें जो केवल अलैंगिक जनन में केवल और केवल एक जनन की आवश्यकता होती है, एक जनक की आवश्यकता होती है, यानी एक पैरेंट की आवश्यकता होती है और उनके द्वारा ही लैंगिक जनन होता है। जैसे कि मतलब हम बात करते हैं, जैसे कोई जीव है, धीरे धीरे उत्पन्न हुआ, मतलब उसकी जन्म हुई, धीरे धीरे विकसित हुआ। जब विकसित होता है तो उसका शरीर क्या होता है कि उसके शरीर की, यानी शरीर की बॉडी के, यानी शरीर की जो बॉडी होता है, यानी कि जो कायिक अंग होते हैं, जो कायिक होते हैं, अंग होते हैं, इनके द्वारा ही जन्म क्रिया होता है। यानी कि इनमें हम कह सकते हैं कि जो अलैंगिक जनन में इस पर सेक्सुअल, यानी कि हम जननांग की आवश्यकता नहीं होती है, जेनाइटल की आवश्यकता होती है, यानी जनन अंग की आवश्यकता नहीं होती है। यह क्रिया जो होती है जीव के शरीर के किसी भी अंग द्वारा क्रिया संभव हो सकती है। तो इसमें लिंग की आवश्यकता, इस जनन के लिए लिंग की आवश्यकता नहीं होती है और इसके लिए केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया में क्या होता है, अलैंगिक जनन। तो अब क्या होता है, जो अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है ना, इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई जीव है, ठीक, अब इनमें विभाजन क्रिया हो गया तो इसमें क्या हो गया, दो जीव बन गए, ठीक है, इसमें क्या हो गए, दो जीव बन गए। अब इसे देखिए, अब क्या होता है, जनन के लिए क्या होता है कि सबसे पहले ये है क्या आता है, डीएनए, इसे हम क्या कहते हैं, डीएनए। तो जैसे मान लीजिए अगर हम कोई जीव ले लिए, ठीक है, अब देखिए जीव में क्या होता है कि अलैंगिक जो जनन क्रिया होती है यह समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है, ठीक, यानी कोशिका विभाजन के बारे में तो शायद आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो कोशिका विभाजन जो प्रक्रिया होती है तीन प्रकार से होती है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पे जो विभाजन क्रिया हो रही है वह समसूत्री, यानी माइटोटिक डिवीजन, किसके द्वारा हो रही है, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अच्छा, समसूत्री विभाजन में जब क्रिया होती है तो समसूत्री विभाजन में आप पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, यानी हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। थोड़ा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सेल डिवीजन क्या होता है कि जब समसूत्री विभाजन होता है, जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है और इसमें क्या होता है, केंद्रक है, ठीक, ये कोशिका, ये जो होता है इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य, और इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं, ठीक, इसे हम साइटोप्लाज्म, और इसे हम क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक, यानी कि केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, यानी हम इसे जीव द्रव्य कहते हैं, क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं इन दोनों को। तो अब देखिए, जब ये सेल होता है ये धीरे धीरे मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। जब सेल मैच्योर होता है तो इसमें अब ये विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। अब विभाजन की अवस्था जब आती है तो अब क्या होता है कि जैसे आप जानते हैं कि जो कोशिका द्रव्य होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी का, अंतःद्रव्यजालिका, राइबोसोम और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं, या हम वैसे लवण भी पाए जाते हैं, तो अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जब इसमें विभाजन की प्रक्रिया होने से पहले इसमें जो होता है मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, ठीक है, मेटाबॉलिक यानी उपापचय क्रिया या उपापचय दर, उपापचय दर। जब उपापचय दर बढ़ जाता है तो यहाँ पे जो होता है पदार्थों की संरचना, जो पदार्थों की बनने की प्रक्रिया क्या होती है, तेज हो जाती है, यानी कि यहाँ पे पदार्थों की बनने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। अब इसमें क्या होते हैं कि कोशिका विभाजन की तीन अवस्था होती है, ठीक है, सॉरी दो अवस्था होती है। एक होती है अंतरावस्था और दूसरा होता है, इसे हम बोलते हैं इंटरफेस, इंटरफेस, और दूसरा होता है विभाजन अवस्था।
देखिए इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये जनन क्रिया पढ़ना है तो इसको आप ध्यान से समझिए, ये चीज़ आपको अच्छी समझ में आनी चाहिए। विभाजन अवस्था यानी इसे हम कहते हैं डिवीजन फेज। ठीक, कौन सा फेज? डिवीजन फेज। तो जब देखिए अब जो सबसे पहले जो होता है कोशिका जब मैच्योर हो जाती है ना, तो इसमें सबसे पहले जो होता है अंतरावस्था होता है, इंटरफेस अवस्था होती है। यानी कोशिका विभाजन के अंतर्गत इसमें जो पहली अवस्था होती है यह अंतरावस्था होती है। यानी इसमें इस अवस्था अंतरावस्था के अंतर्गत 3 अवस्थाएं होती है। एक होती है जीवन, यश और इस दूसरा जो होती है G2 अवस्था होती है। जीवन यानी ये जीवन मतलब होता है, जी का मतलब होता है ग्रोथ, ग्रोथ मतलब क्या होता है? वृद्धि होता है ना भाई। तो जीवन अवस्था यानी कि विकास की ग्रोथ की प्रथम अवस्था। ठीक, तो जीवन अवस्था में क्या होता है? हमने कहा कि जो कोशिका के जो साइटोप्लाज्म होते हैं, क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, इनमें क्या होता है कि उपापचय दर बढ़ जाता है। क्या होता है इसमें? उपापचय दर यानी मेटाबॉलिक रेट जब बढ़ जाता है तो यहाँ पे जो होते हैं पदार्थों का बनना तेज होता है, यानी कि कोशिका की जो आकार है वह बड़ी हो जाती है। जब पदार्थ 2 गुने हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगी, और केंद्र क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कोशिका इसके कोशिका अपेक्षा क्या होता है? केंद्र क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्लास है और एक क्लास में 60 लड़के बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक, और एक टीचर पढ़ा रहे हैं। तो हम पढ़ा रहे हैं, एक महीना पढ़ाए, बच्चे हुए हैं। अब क्या हुआ कि अचानक उसमें 100 से ज़्यादा बच्चे हो जाएं। जब 100 से ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? कंजेशन हो जाएगा। यानी कि अब हमें बड़े कमरे की आवश्यकता होगी। पहले 60 बच्चे थे, छोटे कमरे में पढ़ रहे थे हम लोग। अब जब 100 बच्चे हो जाएंगे, 120 बच्चे हो जाएंगे या 150 बच्चे हो जाएंगे तो कमरा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, हॉल बड़ा हो जाता है, हम उसमें पढ़ाएंगे। अब जब पढ़ाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि बच्चों को कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम जाके क्या करेंगे कि सर जी आप क्या करिए कि क्लास को डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे हम? जब इसकी आकार बढ़ी, क्लास की आकार बढ़ी है, तब हम क्या करेंगे? कहेंगे जाके वहाँ पे कि सर क्लास को डिवाइड कर दिए। तो क्लास को क्या किया जाएगा? डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 क्लास बना दिया जाएगा। जब दो क्लास बन जाएंगे तो अब इन दोनों में अलग अलग टीचर चाहिए ना आपको, तो अलग अलग टीचर हो जाएंगे, यानी कि अब 2 टीचर पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ होती है, इसमें विभाजन की प्रक्रिया यही होती है। हम इसको समझाने का प्रयास करें आपको, आप लोग समझिए। तो जब इसका जो आकार बढ़ जाता है, यानी कि सभी पदार्थ जो होते हैं 2 गुना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाली का, हरित लवक, ये जो पदार्थ होती है सभी क्या हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं, यानी कि 2 गुने हो जाते हैं। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? जीवन फेज कहते हैं, यानी कि अंतरावस्था की प्रथम अवस्था, यानी ग्रोथ फर्स्ट। ठीक, अब क्या होता है कि जब इसमें ये चीज़ खत्म हो जाती है तब दूसरे बाद क्या होता है? सिंथेसिस, यानी यस फॉर सिंथेसिस, यानी संश्लेषण अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी होती है? संश्लेषण, यानी कि सिंथेसिस अवस्था होती है। अब सिंथेसिस अवस्था में क्या होता है? जो डीएनए होता है ना, एक ही डीएनए होता है। अब यहाँ पे जो होता है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि प्रतिकृति होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण होता है। अब क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया कि सिंथेसिस अवस्था में यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, यानी प्रतिकृति, यानी प्रतिरूप है, यानी कि एक डीएनए का दूसरा प्रतिरूप तैयार हो गया। जब एक डीएनए का दूसरा प्रतिरूप तैयार हो गया तो यहाँ पे 2 डीएनए हो गए। तो अब जब 2 डीएनए तो यहाँ पे 2 केंद्रक बन जाएंगे, एक ही होगा। अब यहाँ पे 2 केंद्रक हो गए। जब यहाँ पे 2 केंद्रक बन गए ना, तो अब क्या होगा कि ये कोशिकाएं क्या होगी? धीरे धीरे विभाजित हो जाएंगी। ठीक, और अंत में क्या हो जाएगी? ये कोशिकाएं अलग हो जाएंगी, यानी कि 2 कोशिका बन गया, यानी कि एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो गया। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अच्छा, अब जो G2 फेज थोड़ा समझ लीजिए। G2 फेज क्या होता है कि अब जैसे कि जीवन फेज हो गया, यानी कि ये आकार बढ़ गया, कोशिका का सब चीज 2 गुने हो गए। यस फेस हो गया, यानी कि इसमें डीएनए की मात्रा 2 हो गई, यानी डीएनए 2 बन गया, एक उसका प्रतिरूप भी बन गया। जब ये 2 हो गए तब ये जो G2 अवस्था में क्या होता है कि जो डीएनए के लिए जो आवश्यक जो विभाजन के लिए जो आवश्यक पदार्थ की आवश्यकता होती है उसका संश्लेषण करता है, यानी कि यहाँ पे कोशिका विभाजन के लिए जो पदार्थ की आवश्यकता होती है उसका यहाँ पर निर्माण होता है। जैसे डीएनए, आरएनए का और प्रोटीन का निर्माण होता है। इस अवस्था में आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। और इस अवस्था के बाद क्या होता है कि अब यहाँ पर कोशिका जो होती है, इस अवस्था के बाद कोशिका
विभाजन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। अब जब विभाजन यहाँ पे पूर्ण रूप से तैयार तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभाजन अवस्था होगा। यानी कि विभाजन अवस्था में क्या है, जैसे एक कोशिका से यहाँ पे 2 केंद्रक बन गए, फिर यहाँ पे धीरे से गैपिंग आ जाएगा साइटो, यानी कि अब पहले तो केंद्रक में विभाजन हो जाएगा, इसके बाद उस साइटोप्लाज्म यानी कोशिका जो द्रव्य होता है उसका विभाजन होता है। क्योंकि सभी चीज़ें बराबर चाहिए हमें, हर चीज़ का मतलब सभी जो पार्ट होते हैं कोशिका होते हैं उसकी आवश्यकता सभी जीवों को बराबर होती है। तो यहाँ पे जो होता है विभाजन होगा और एक समय ऐसा आ गया कि कोशिकाएँ विभाजित होकर 2 नई कोशिकाएँ का निर्माण कर लेगी। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन, यानी कि एक कोशिका से 2 समान नई कोशिकाओं का निर्माण होना, उसे हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं, माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ पे समसूत्री विभाजन हो गया, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे जो है यानी कि एक जीव से, यानी कि अब इसी प्रक्रिया को हमने कहा कि जो जनन की जो दो विधियाँ होती है, यानी कि अलैंगिक जनन जो होता है ये बिना मतलब इसमें लिंग की आवश्यकता नहीं होती है, जनना की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें बॉडी का ही विभाजन हो जाता है। तो जब यहाँ पे विभाजन हो गया तो यानी एक कोशिका से जब दूसरी कोशिका 2 कोशिका बन गई तो इन 2 कोशिकाएं जो होगी यह एक दूसरे के समान है। यानी यह जो कोशिका यानी कि जो मदर सेल है, यानी कि मातृ कोशिका, मदर सेल को हम क्या कर सकते हैं हिंदी में, मातृ कोशिका, ठीक है। और मातृ कोशिका से किसका निर्माण हुआ, डॉटर सेल का निर्माण हुआ, यानी कि पुत्री कोशिका। जो मातृ कोशिका से जो पुत्री कोशिका का निर्माण हुआ वह एकदम हूबहू होगा, यानी कि क्लोन होगा। यानी कि जो पुत्री कोशिका होगी वह अपने माता की एकदम क्या होगी, समान होगी, क्लोन होगी। क्यों, इसका रीजन जो आनुवंशिक पदार्थ है यह एकदम हूबहू आया है इसमें, यानी कि माता का आनुवंशिक पदार्थ उसके पुत्र में एकदम समान गया है, एकदम हूबहू पहुंचा है। इसलिए इनका जो संतान होगी वह मदर की एकदम हूबहू होगी, अपने जनक की एकदम हूबहू होगी, यानी क्लोन होगी, एकदम प्रतिरूप होगी इसमें। यानी कि इस जो जनक में यानी पुत्र जो होगा इन संतान में किसी भी प्रकार की वेरिएशन नहीं होगा, यानी किसी भी प्रकार का विभिन्नताएं नहीं पाई जाएगी। किससे, अपने जनक से, यानी उसके जनक से जो अपने वह माता पिता से या अपने माता से वो जो संतान होगा वह की तनिक भी डिफरेंस नहीं होगा, एकदम हूबहू होगा, सेम टू सेम होगा। क्योंकि इनके डीएनए में यानी इनके जीन में किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होगा। हमने कहा कि वेरिएशन लाने के लिए आनुवंशिक पदार्थ जिम्मेदार होता है, और आनुवंशिक पदार्थ में एक मुख्य रूप से पाया जाता है जीन, और जीन ही हमारे अंदर परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो एकदम सेम टू सेम जीन है। अच्छा, जब सेम टू सेम जीन होगा तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन इनके संतान में नहीं होगा, यानी कि ये अपने माता पिता के एकदम हूबहू होंगे, यानी कि क्लोन होंगे, प्रतिलिपि होंगे, यानी कि फोटो कॉपी होंगे। बात समझ में आ गई मेरी। अब हम बात करते हैं दूसरा जो है, इसमें हमने बताया जो लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो हमने बताया जो अलैंगिक जनन के लिए केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, यानी माता किसी केवल एक ही चाहे माता और चाहे पिता किसी एक की जरूरत होती है, दोनों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो लैंगिक जनन, दूसरा क्या है, लैंगिक जनन। यानी इसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अब देखिए लैंगिक जनन के लिए नर यानी कि 2 जनक की आवश्यकता होती है, 2 डिफरेंस जनकों की आवश्यकता होती है, यानी कि एकदम हूबहू नहीं, नर नर से नहीं, मादा मादा से नहीं। यानी कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। किसकी हो सकते हैं, नर मतलब पुरुष, और दूसरी क्या है, मादा यानी कि स्त्री। ठीक, इन दोनों की आवश्यकता होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब जैसे कि कोई बच्चा है, जन्म लिया, धीरे धीरे वो बड़ा होगा, किशोरावस्था में आएगा, जब उसमें विकसित होता हो जब, तो उनमें सेकेंड स्टेज स्टार्ट होता है, यानी सेकेंड सेक्सुअल स्टेज, हम इसे कहते हैं सेकेंड सेक्सुअल स्टेज। तो सेकेंड सेक्सुअल स्टेज मतलब ये होता है कि जब सेकेंड सेक्सुअल स्टेज प्रारंभ होता है तो स्त्री और नर दोनों में परिवर्तन होते हैं, काफ़ी परिवर्तन होते हैं। यानी कि जब स्त्री में सेकेंड सेक्सुअल स्टेज प्रारंभ होता है, द्वितीय जनन अवस्थाएं जब प्रारंभ होती है तो उसमें क्या होता है कि माहवारी यानी कि क्या कह सकते हैं हम, पीरियड प्रारंभ होता है, यानी उसे हम कह सकते हैं मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मासिक चक्र प्रारंभ होता है।
और उसमें परिवर्तन, काफ़ी परिवर्तन होते हैं, उनकी आवाज़ में परिवर्तन होता है। और अगर पुरुष में अगर ये अवस्था प्रारंभ होती है तो पुरुष में दाढ़ी मूंछ आते हैं, उनके मतलब सीना चौड़ा हो जाता है और आवाज़ मोटी हो जाती है। तो ये परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन कब आते हैं? जब एक पुरुष और मादा में सेकेंड सेक्सुअल स्टेज प्रारंभ होता है, यानी कि जनन की दूसरी अवस्था या दूसरी अवस्था हम कह सकते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है कि नर में जनांग को, यानी नर में हम कह सकते हैं नर जनन अंग विकसित होते हैं और मादा में मादा जनन अंग विकसित होते हैं। सेकेंड अवस्था में जो होता है क्या होता है, नर में नर जनन अंग और मादा में मादा जनन अंग विकसित होते हैं। अब देखिए जो नर जनन अंग द्वारा जो होता है, इनके द्वारा जो होते हैं कि गुणसूत्र का निर्माण, गुणसूत्र निकलते हैं यानी कि शुक्राणु, तो इसके द्वारा नर युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं भाई? नर युग्मक। इनके द्वारा मादा युग्मक। कौन सा युग्मक? नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी इसे हम कह सकते हैं मेल गैमीट। ठीक, इसे कहते हैं हम फीमेल गैमीट। ठीक, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी कि नर जनन अंग से और मादा जनन अंग से नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। जब इससे जो होता है नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु, और इसके द्वारा क्या होता है? अंडाणु। नर युग्मक क्या होता है? अंडाणु होता है, और सॉरी शुक्राणु होता है, इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ओवम कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि अंडकोशिका। ठीक है, अंडकोशिका। अंडकोशिका को हम कहते हैं ईग सेल। ठीक, अंडकोशिका। अब देखिए दोनों में देखिए गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। जैसे मैं बताया कि आपको मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। इसमें भी क्या होती है? 46 होती है। लेकिन अब हम बात करते हैं जो लैंगिक जनन में जो होता है, निषेचन क्रिया जो होती है, यह किसके द्वारा होती है? असूत्री विभाजन द्वारा होती है। इसके द्वारा होता है असूत्री विभाजन, यानी हम कह सकते हैं मियोसिस डिवीजन। कौन सा विभाजन? मियोसिस डिवीजन। तो अब देखिए हमने कहा कि जो समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? दो भागों में, मतलब गुणसूत्र क्या, यानी कि जो कोशिका दो समान भागों में बढ़ जाता है, यानी एक कोशिका एक गुणसूत्र का दूसरे, मतलब एक ही जनक होता है। अब वही जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, ये भी आनुवंशिक पदार्थ है। इसका जो आनुवंशिक पदार्थ का फोटोकॉपी बन जाता है, यानी कि वही बहु आनुवंशिक पदार्थ इसमें आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें लैंगिक जनन में क्या होता है, जब नर और मादा युग्मक से जो शुक्राणु, यानी कि कितने होते हैं गुणसूत्र की संख्या? इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है 46 होती है। अब 46 इधर 46 इधर, तो इसके कारण क्या होता है, इनमें जो गुणसूत्रों का समसूत्री विभाजन होता है, यानी गुणसूत्र क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 23 गुणसूत्र इधर से और 23 गुणसूत्र इधर से, असूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी 46 का आधा कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। यह प्रक्रिया कैसे होती है? असूत्री विभाजन के द्वारा होती है। अब जैसा कि पता भी है कि देखिए जो गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं, तो 46 जो होते हैं 46 में से जो 44 होते हैं, यहाँ हम 22 जोड़े कहते हैं। 22 जोड़े जो होते हैं इसमें क्या होते हैं? अलिंग होते हैं, अलिंग गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र कैसे होते हैं? सॉरी 44 गुणसूत्र कैसे होते हैं? अलिंग होते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है, यानी कि दो जो होते हैं, 23वां जोड़ा हम कह सकते हैं, 23वां जोड़ा जो होता है, इसमें गुणसूत्र कैसे? लिंग गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो लिंग गुणसूत्र, जो लिंग गुणसूत्र संख्या होती है यक्स और वाई होती है, यानी कि नर में क्या होती है? यक्स और वाई होती है। और मादा में ही बात करते हैं हम 44 प्लस
यक्स और यक्स होता है, यानी गुणसूत्र क्या होती है, इसमें समयुग्मी होते हैं, इसमें विषम युग्मी होते हैं। समयुग्म मतलब समान जोड़े और विषम युग्म मतलब विपरीत जोड़े। तो इसमें देखिए यक्स वाई होते हैं, विपरीत जोड़े होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, यक्स और यक्स होते हैं, यानी समान गुणसूत्र होते हैं। तो इनका जो विभाजन होता है, सूत्री विभाजन होता है, तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हम बात करेंगे तो यहाँ से 22 जो होते हैं, 22 गुणसूत्र जो होते हैं अधिक गुणसूत्र होंगे, और एक जो यक्स आएगा चाहे वाई आएगा, यक्स गुणसूत्र, और इधर से होगा, और इधर से 22 प्लस, क्योंकि इसमें यक्स है, मादा में क्या होती है, दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं, जो लिंग गुणसूत्र दोनों यक्स होते हैं, और पुरुष में दोनों लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, अलग अलग, यानी इसमें यक्स और वाई होता है, दोनों क्या होते हैं, यक्स होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएंगे, यक्स होंगे। ठीक, तो जब इनमें निषेचन क्रिया हो जाएगी, जब संयुग्मन होगा, तो संयुग्मन से क्या होता है कि जाइगोट बनता है। क्या बनता है भाई, जाइगोट बनता है। जब जाइगोट बनता है, या इसे हम कैसे युग्मनज, ठीक, अब यही युग्मनज क्या होता है, धीरे धीरे भ्रूण में परिवर्तन हो जाता है, भ्रूण से धीरे धीरे शिशु, और कुछ समय बाद, यानी अगर हम मादा में बात करते हैं, पुरुष अगर मानव में बात करते हैं, तो यही जो होते हैं, भ्रूण जो होता है लगभग शिशु में परिवर्तित कर 9 महीने बाद एक शिशु के रूप में जन्म लेता है। तो जो जन्म लेने वाला बच्चा है, तो ये क्या आ जाएगा, 44 प्लस यक्स और वाई। तो आपको पता है जब यक्स और वाई गुणसूत्र होंगे, तो जो संतान होगा वो कैसा होगा, पुत्र होगा, यानी कि नर होगा। हमने बताया कि जो नर में गुणसूत्र होते हैं वह यक्स और वाई होता है। 23वां गुणसूत्र क्या होता है, यक्स और वाई होता है, और जो 22 गुणसूत्र दोनों क्या होते हैं, नर और मादा दोनों समान होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आने वाली संतान क्या होगी, पुत्र होगी, यानी यहाँ पे लिंग का निर्धारण होता है। लिंग का निर्धारण क्या होता है, यक्स और वाई, यानी 23वां जोड़ा जो होता है यह निर्भर करता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर जो नर जो युग्मक है, यहाँ पे 23वां जोड़ा जो हो गया, इसमें से यक्स गुणसूत्र आया, जब यक्स आएगा दोनों क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। जब दोनों यक्स गुणसूत्र होती है, जो आने वाली संतान होगी क्या होगी, वो पुत्री होगी। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, हम लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं हम, लैंगिक। अच्छा, अब देखिए जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है और सूत्री विभाजन होता है, तो कुछ लक्षण मादा कहते हैं, कुछ लक्षण क्या होते हैं, नर कहते हैं। जब एक बच्चे में मादा के लक्षण और नर के लक्षण दोनों आते हैं, तो यह बच्चा क्या होता है कि अपने माता पिता से कुछ अलग होता है, यानी अपने माता पिता की यह हूबहू नहीं हो सकता है, क्लोन नहीं होता है। तो इसमें क्या, जो आने वाली संतान में कुछ न कुछ वेरिएशन होता है। आप देखते होंगे कि आपके माता कुछ अलग होती है, जैसे मान लीजिए हमने बताया कि मादा की आंखें भूरी हो और नर का आंखें कैसी हो, काली हो। तो इसमें से क्या होता है कि चाहे बच्चा जो भूरी आंखों वाला हो या काली आंखों वाला हो, या पता चला माता गोरी है पिता काला हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो रंग जो हो गया पिता का पा गया और आंखें जो हो गई माता के पा गई, तो दोनों का मिक्स हो गया, यानी कि जो आने वाला जो संतान हो गया वह कुछ ना कुछ क्या भिन्न हो गया, किससे, अपने जनक से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो लैंगिक जनन के द्वारा जो लैंगिक जनन द्वारा जो क्रिया होती है, इससे जो संतान उत्पन्न होते हैं उनमें क्या होता है, वेरिएशन पाई जाती है, यानी कि विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और जब इसको आप पढ़ेंगे लैमार्क जैव विकास में जब पढ़ेंगे, इवोल्यूशन में जब पढ़ेंगे, तो उसमें बताया गया कि ये जीन परिवर्तन के द्वारा धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें उत्परिवर्तन सिद्धांत, तो उत्परिवर्तन सिद्धांत के द्वारा जब हम पढ़ेंगे उत्परिवर्तन में, तो उसमें बताया गया कि एक जो संतान होते हैं वह अपने माता पिता से किस प्रकार अलग हो जाते हैं, और कुछ पीढ़ी के बाद ये अपने माता पिता से एकदम अलग होते हैं, भिन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार होता है लैंगिक जनन। तो आज के लिए अब हम आगे से जो टॉपिक लेंगे, एकल जीव में जनन। अब हम एकल जीव की जनन की बात करेंगे, तो इसके लिए हम अगली वीडियो में लाएंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब अपने दोस्तों तक भेजिए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों तक भेजिए। और ये मैटर अगर समझ में अगर अच्छा लगे तो उसको कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, कहाँ कमियाँ रहीं, कहाँ अच्छा लगा आपको, इसके बारे में कमेंट करिए। और आपको ये वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।